स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के 30 क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के अपने इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन या फिर ऑप्शन डी शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि वर्ण। ये तो हो गया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। आइए देखते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वह होती है ध्वनि। लिखित जब पूछे तो वर्ण आंसर होगा और मौखिक पूछे तो ध्वनि आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर ऑप्शन डी अंग अ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि अयोगवाह अंग और अ होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है? इनमें से किसका नाम अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए कुंभन दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कृष्णदास या फिर ऑप्शन डी परमानंद दास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्णदास को अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि की संज्ञा दी जाती है। तो आइए देखते हैं अष्टछाप के कवियों के नाम। तो अष्टछाप की 8 कवियों का समूह था। 8 कवि 2 समूह में विभाजित थे। 4 महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य एवं 4 उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य जो थे वो थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। विट्ठलनाथ जी के जो शिष्य थे वह थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास या फिर और नंददास। तो ये थे अष्टछाप के हमारे कवि, हमने इनको देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए इससे देखते हैं छायावाद के कवियों के कुछ नाम। हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईसा संवत 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाड़ी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। तो यह भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। इसे साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ग युग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ऑप्शन ए लिखित रूप में, ऑप्शन बी मौखिक रूप में, ऑप्शन सी सांकेतिक रूप में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम क्या सीखते हैं, पहले बच्चे से हम थोड़ा सीखें तो हम देखते हैं कि सांकेतिक रूप में वह सीखता है, उसके बाद मौखिक, उसके बाद लिखित। तो यहाँ पे इस तरह ही इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, सबसे पहले भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोली, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी राज्य भाषा या फिर ऑप्शन डी परिनिष्ठ भाषा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि बोली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है,
वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन डी संप्रदान कारक। वह अगले साल आएगा। तो यहाँ पे जो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह आपको दिखता नहीं है, यहाँ लोप हुआ रहता है। किस विभक्ति का? तो वह अगले साल में आएगा। साल ये टाइम ऑफ पीरियड, तो इसलिए वह अगले साल में आएगा और साल में आ गया तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? वह होगा अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन डी अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को, यानी कि इस वाक्य में का जो है यह कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक या फिर ऑप्शन डी भाववाचक। तो सुंदरता हमारा एक भाव है, विशेष है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो समधन सार आ जाएगा, तो यहाँ पे यह हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी अनु या फिर ऑप्शन डी आ। यानी कि जो हमारा शब्द है वह है गमन। क्या है? गमन। और इसको पहले उपसर्ग लगता है, जो कि पहले ही लगता है, तो इसका विपरीत क्या होगा? आगमन। तो आगमन बनाने के लिए हमको इसमें पहले क्या जोड़ना पड़ेगा? तो वह जोड़ना पड़ेगा आ, हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए अक प्रत्यय, ऑप्शन बी इक प्रत्यय, ऑप्शन सी आप या फिर ऑप्शन डी क प्रत्यय। तो लेखक, तो इसको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करते हैं, तो देखते हैं। लेख प्लस अक, यानी कि इसमें अक प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखिए क्या होता है, नाइन जो आई बैठी है वह नायिका के पैर को सूझ गया है, जिसको लाल देखकर समझ रही है कि यह महावार के कारण ऐसा हुआ है, तो उसका यह भ्रम है। तो भ्रम है तो कौन सा अलंकार होगा? तो वह होगा ऑप्शन ए यानी कि भ्रांतिमान अलंकार। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गुरु कृपा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व या फिर ऑप्शन डी अव्ययी भाव। गुरु कृपा, यानी कि अगर इसका विग्रह करते हैं तो गुरु की कृपा, तो इसमें कौन सा हुआ? कारक चिन्ह आ रहा है, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किसके शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि अकबर के शासनकाल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रसराज किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस को, ऑप्शन बी करुण रस को, ऑप्शन सी वीर रस को या फिर ऑप्शन डी हास्य रस को। तो रसराज किस रस को कहा जाता है? तो इस कहा जाता है ऑप्शन ए श्रृंगार रस को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा सभी विषयों के में है। ऑप्शन ए अध्यायों में है, ऑप्शन बी केंद्र में है, ऑप्शन सी प्रारंभ में है या फिर ऑप्शन डी पढ़ने में है। तो भाई भाषा हमारी हो, चाहे वो कोई भी विषय आप पढ़ें, उसमें उसका प्रयोग होना ही है, तो इसलिए भाषा हमारी सभी विषयों के केंद्र में है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 या फिर ऑप्शन डी 1957। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1956। देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो पूछा था, उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1953 में किया गया था। देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। वे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। फजल अली के अलावा के.एम. पर्रिकर और एच.एन. कुंजरू भी इस आयोग के सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 दिसंबर में की गई थी और इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। 1956 में देखिए कुछ हुआ था, मुझे दिमाग में यही चल रहा था। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इससे भाषाई राज्यों के निर्माण या उनकी मांगों की शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। तो देखते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन को, जो इस प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को के रूप में मान्यता मिलती है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा या फिर ऑप्शन डी विभाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि भारत की अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की दर्जा मिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी शिवसागर राम गुलाम, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने तो उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था, लेकिन अध्यक्षता जो किए थे उन्होंने किया था शिवसागर राम गुलाम। आइए इसको देख भी लेते हैं। तिथि थी, यह चला था 10 से 14 जनवरी 1975 तक और आयोजन का स्थल था वह था नागपुर, यानी कि भारत का नागपुर था। और अध्यक्ष थे इसके, देखिए जो बता रहा था, शिवराम गुलाम। मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे ये शिवराम गुलाम। और उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो कि भारत की उस समय की प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ऊ हमरा खेलही ना देत रहें, कहाँ की बोली है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण या फिर खड़ी बोली। ऊ हमरा खेलही ना देत रहे, कहाँ की बोली है? तो यह बोली है ऑप्शन सी भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी मगधी या फिर ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी में हम एक ट्रिक देखते हैं, जो कि ऐसे कब है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कब कब है। कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, फिर एक बुंदेलखंडी और ह से हरियाणवी। आप ऐसे करके अपने से कुछ भी बना के याद रख सकते हैं। वैसे यह भी हमारा ट्रिक बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है? ऑप्शन ए भ्रम में पड़ जाना, ऑप्शन बी खोए रहना, ऑप्शन सी घना अंधेरा होना, ऑप्शन डी चोट लगना। हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा हाथ को हाथ न
सूझना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि भ्रम में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार हैं। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ देन हैं। ऑप्शन ए लैटिन भाषा की, ऑप्शन बी तिब्बती भाषा की, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषाओं की या फिर ऑप्शन डी किसी की भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि द्रविड़ भाषाओं की। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। किसी भारोपीय परिवार की भाषा में ट वर्ग का उच्चारण स्थान नहीं है। ट वर्ग की ध्वनियाँ द्रविड़ मुंडा परिवारों की भाषाओं में भी है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि ट वर्ग संस्कृत में तथा बाद की अन्य आर्य भाषाओं में यानी कि द्रविड़ भाषाओं के प्रभाव से आया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या फिर ऑप्शन डी वृंदावन लाल शर्मा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। और कहा भी क्यों न जाए क्योंकि इनकी इतनी उपन्यास हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए श्याम, बिल्कुल नहीं। नदी, बिल्कुल नहीं क्योंकि यह तो जातिवाची है। और पानी भी नहीं होगा। तो बचपन हमारा यह भाववाचक संज्ञा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से या फिर ऑप्शन डी के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या फिर अपादान से अलगाव के लिए। करण का भी होता है से और अपादान का भी होता है से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति कैसा शब्द है यथा? तो यथा हमारा पहला शब्द अव्यय है यानी कि अविकारी शब्द है। तो इसलिए यह हो गया अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह या फिर ऑप्शन डी विच्छेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक यह चीज़ बताना है। यह तो हो गया समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, लेकिन समास का विलोम शब्द क्या होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले सेट में अन्य क्वेश्चनों के साथ।